वीर अपनी जीप से उतरा। उसका चेहरा धूल और थकान से सना हुआ था। शहर की चमक दमक छोड़कर वह अपने गांव लौटा था, जहां समय जैसे ठहर सा गया था। उसने अपने कंधे पर बैग लटकाया और सामने खड़ी उस पुरानी हवेली की ओर देखा, जो उसके परिवार की आखिरी निशानी थी। हवेली की दीवारें जर्जर थीं, खिड़कियों के शीशे टूटे हुए और छत पर उगी झाड़ियां हवा में लहरा रही थीं। गांव वाले इसे भूतिया हवेली कहते थे, लेकिन वीर के लिए यह सिर्फ एक पुराना मकान था, जिसे वह फिर से बसाने आया था। उसने अपनी जेब से चाबी निकाली, जो उसके पिता ने उसे दी थी, और ताले की ओर बढ़ा। ताला जंग से लाल हो चुका था, मानो सालों से किसी ने इसे छुआ तक न हो। जैसे ही उसने चाबी घुमाई, एक तेज चरमराहट गूंजी और दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर की हवा ठहरी हुई थी, जिसमें धूल और पुराने लकड़ी के फर्नीचर की गंध थी। वीर ने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई और कमरे में कदम रखा। फर्श पर पड़ी धूल में उसके जूतों के निशान बन रहे थे। उसने दीवारों पर टंगी पुरानी तस्वीरों को देखा। उसके दादाजी, एक गंभीर चेहरा लिए, और उसकी दादी, जिनकी मुस्कान में गर्माहट थी। लेकिन तस्वीरों के बीच एक खाली जगह थी, मानो कोई तस्वीर हटाई गई हो। वीर ने सोचा, शायद समय के साथ खो गई होगी। उसने बैग जमीन पर रखा और एक पुरानी कुर्सी पर बैठ गया। बाहर से कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थीं, और कहीं दूर कोई गीत गा रहा था। गांव की जिंदगी शहर से इतनी अलग थी कि वीर को एक पल के लिए लगा जैसे वह किसी और दुनिया में आ गया हो। उसने अपनी डायरी निकाली, जो वह हमेशा अपने साथ रखता था, और लिखना शुरू किया। पहली रात हरिपुर में। हवेली वैसी ही है जैसी पिताजी बताते थे, पुरानी, रहस्यमयी। लेकिन मेरे लिए यह सिर्फ एक घर है। गांव वालों की बातें अंधविश्वास से भरी है, लेकिन मैं यहां बदलाव लाने आया हूं। उसने पेन बंद किया और खिड़की की ओर देखा। बाहर अंधेरा गहरा गया था, और चांद की हल्की रोशनी हवेली के आंगन में पड़ रही थी। तभी उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने टॉर्च उठाई और खिड़की की ओर गया, लेकिन वहां कुछ नहीं था। सिर्फ हवा थी, जो पेड़ों की पत्तियों को हिला रही थी। वीर ने खुद को तसल्ली दी कि यह सिर्फ थकान का असर है। अगली सुबह जब वह गांव की गलियों में निकला, तो लोगों की नजरें उस पर टिकी थी। कुछ उसे देखकर मुस्कुराए, तो कुछ ने मुंह फेर लिया। गांव का चौक अभी भी वैसा ही था, एक पुराना बरगद का पेड़, जिसके नीचे लोग बैठकर बातें करते थे, और पास ही एक छोटा सा मंदिर, जहां सुबह शाम घंटियां बजती थी। वीर के पुराने दोस्त रमेश ने उसे देखते ही जोर से आवाज लगाई, अरे वीर, शहर से लौट आए। अब क्या इंजीनियर साहब गांव में रहेंगे? रमेश की आवाज में मजाक था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चिंता थी। वीर ने हंसकर जवाब दिया, हां रमेश, अब यहीं रहूंगा। हवेली को ठीक करूंगा और कुछ नया शुरू करूंगा। रमेश का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। वीर, उस हवेली में मत रह। वह जगह ठीक नहीं है। लोग कहते हैं वहां। उसने बात अधूरी छोड़ दी। वीर ने भौहें चढ़ाई। क्या कहते हैं? भूत प्रेत? रमेश, तू भी इन बातों पर यकीन करता है? मैं तो बस इतना जानता हूं कि हवेली मेरे दादाजी की थी, और अब मेरी है। रमेश ने कुछ कहना चाहा, लेकिन चुप रह गया। पास ही खड़ी एक बुजुर्ग महिला मालती ने उनकी बात सुन ली। वह लाठी टेकती हुई पास आई और बोली, बेटा, रमेश ठीक कह रहा है। उस हवेली में कुछ बुरा है। रात को वहां से आवाजें आती है, रोने की, चीखने की। तू जवान है, शहर से पढ़ लिख कर आया है, लेकिन कुछ चीजें समझ से परे होती है। वीर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मालती चाची, मैं विज्ञान पढ़ा हूं। ये आवाजें हवा की हो सकती है, या कोई जानवर। भूत प्रेत तो बस दिमाग का वहम है। मालती ने एक गहरी सांस ली और चली गई, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो वीर को खटक गया। दिन बीता, और वीर हवेली की मरम्मत शुरू करने की योजना बनाने लगा। उसने स्थानीय मजदूरों से बात की, लेकिन कोई भी हवेली में काम करने को तैयार नहीं हुआ। एक मजदूर ने साफ कह दिया, साहब, हम वहां नहीं जाएंगे। उस जगह पर किन्नर की आत्मा भटकती है। वीर चौंक गया। किन्नर की आत्मा? यह क्या बात हुई? उसने पूछा। मजदूर ने नजरें झुकाकर कहा, बात पुरानी है साहब। चंदा नाम की एक किन्नर थी। गांव वालों ने उसे बहुत सताया। फिर एक दिन उसने उसी हवेली में
वह चुप हो गया। वीर ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन चंदा का जिक्र उसके दिमाग में अटक गया। उस रात जब वह हवेली में अकेला था, उसने फिर से अपनी डायरी खोली। उसने लिखा, चंदा, एक नाम जो गांव वालों की बातों में बार बार आ रहा है। क्या वह सचमुच थी, या ये सिर्फ एक कहानी है जिसे लोग डराने के लिए बनाते हैं? मुझे सच जानना होगा। रात गहरी हो चुकी थी। वीर ने अपनी किताब उठाई और पढ़ने बैठ गया। हवेली की दीवारों से हल्की हल्की चरमराहट की आवाजें आ रही थी, जो पुराने मकानों में आम होती है। लेकिन तभी खिड़की के पास से एक और आवाज आई, एक धीमी, करुणामयी सिसकी। वीर ने किताब बंद की और कान लगाकर सुनने की कोशिश की। आवाज तेज हो रही थी, जैसे कोई बिलख बिलख कर रो रहा हो। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने टॉर्च उठाई और खिड़की की ओर गया। बाहर अंधेरा था, लेकिन चांद की रोशनी में उसे कुछ दिखा, एक परछाई, जो न पूरी तरह औरत थी न मर्द। उसकी आंखें चमक रही थीं, लेकिन उनमें डर नहीं, बल्कि एक गहरी पीड़ा थी। वीर का गला सूख गया। वह पीछे हटा, लेकिन परछाई ने कोई हरकत नहीं की। फिर एक धीमी, कांपती आवाज गूंजी, तुम मुझसे डरते क्यों हो? क्या मेरी बात सुन सकते हो? वीर ने साहस जुटाया और बोला, तुम कौन हो? जवाब में आवाज आई, मैं चंदा हूं, एक किन्नर जिसकी आत्मा यहां भटक रही है। वीर का दिल जोर से धड़का। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह हकीकत है या सपना, लेकिन चंदा की आवाज में इतनी सच्चाई थी कि वह रुक गया। उसने गहरी सांस ली और पूछा, चंदा, तुम यहां क्यों हो? तुम्हें क्या चाहिए? परछाई ने धीरे से कहा, मुझे सिर्फ एक इंसान चाहिए जो मेरी कहानी सुने। क्या तुम सुनोगे? वीर ने हां में सिर हिलाया, और उस रात हवेली में एक ऐसी कहानी शुरू हुई जो न सिर्फ वीर की जिंदगी, बल्कि पूरे हरिपुर को बदलने वाली थी। वीर की नींद उस रात टूटी टूटी सी रही। चंदा की आवाज और उसकी परछाई का चेहरा बार बार उसके दिमाग में घूम रहा था। सुबह की पहली किरण हवेली की टूटी खिड़कियों से अंदर दाखिल हुई और धूल के कण रोशनी में तैरते दिखे। वीर ने बिस्तर से उठकर खिड़की खोली, जहां रात को उसने चंदा को देखा था। बाहर आंगन में कुछ नहीं था, सिर्फ सूखी पत्तियां और एक पुराना कुआं, जिसका पानी अब काला पड़ चुका था। उसने सोचा, शायद यह सब उसकी थकान और गांव की कहानियों का असर था। वह तर्क का दामन थामे रहा, लेकिन मन के किसी कोने में एक सवाल बार बार उठ रहा था, चंदा कौन थी और उसकी आत्मा क्यों भटक रही है? उसने अपनी डायरी उठाई और लिखा, रात का वाकया अजीब था। क्या वह सचमुच कोई आत्मा थी, या मेरा दिमाग मुझे धोखा दे रहा है? चंदा का नाम गांव वालों की जुबान पर भी था। मुझे और जानना होगा। डायरी बंद करके वह नहाने चला गया। हवेली का पुराना बाथरूम जर्जर था और पानी की टंकी से सिर्फ बूंद बूंद पानी टपकता था। ठंडे पानी से नहाते हुए वीर ने फैसला किया कि वह आज गांव वालों से चंदा के बारे में और पूछताछ करेगा। नाश्ते के लिए उसने पास की चाय की दुकान पर जाना तय किया, जहां गांव वाले सुबह सुबह जमा होते थे। चाय की दुकान पर धुआं और पराठों की महक हवा में थी। रमेश वहां पहले से ही मौजूद था, एक मिट्टी के कुल्हड़ में चाय पीते हुए। वीर को देखकर वो मुस्कुराया। क्या बात है इंजीनियर साहब, हवेली में पहली रात कैसी रही? वीर ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, ठीक थी रमेश, बस थोड़ा अजीब लगा। उसने जानबूझकर चंदा का जिक्र नहीं किया। वह पहले खुद कुछ और जानना चाहता था। तभी दुकान पर बैठी मालती चाची ने अपनी लाठी ठकठकाई और बोली, बेटा, मैंने तुझे चेतावनी दी थी, उस हवेली में रहने की जिद मत कर। वीर ने चाय का घूंट लिया और पूछा, चाची, आप सब बार बार चंदा का नाम लेते हो? वह थी कौन, और उसकी आत्मा के बारे में ये बातें क्यों? मालती का चेहरा सख्त हो गया। उसने नजरें झुकाकर कहा, वह बातें पुरानी हैं बेटा। चंदा इस गांव की थी, लेकिन उसकी जिंदगी बेकार थी। लोग कहते हैं उसने हवेली में अपनी जान दे दी। बस इतना ही जान, और उस जगह से दूर रह। वीर ने देखा कि मालती कुछ छिपा रही थी। उसने और पूछने की कोशिश की, लेकिन मालती ने बात टाल दी और चली गई। रमेश ने कंधे उचकाए। देखा, मैंने कहा था ना, वह जगह ठीक नहीं है। वीर ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसका दिमाग चंदा की कहानी को जोड़ने की कोशिश कर रहा था। दिन चढ़ने के साथ वीर हवेली लौटा। उसने सोचा कि अगर चंदा की आत्मा सचमुच यहां भटकती है,
तो शायद हवेली में ही कोई सुराग मिले। उसने कमरों की तलाशी शुरू की। हवेली विशाल थी, लेकिन ज्यादातर कमरे खाली और धूल से भरे थे। एक कोने में उसे एक पुराना संदूक मिला, जिसका ताला टूटा हुआ था। उसने संदूक खोला तो उसमें कुछ पुराने कपड़े, एक टूटी हुई चूड़ी और एक छोटी सी डायरी थी। डायरी के पन्ने पीले पड़ चुके थे और कुछ जगह स्याही धब्बों में बदल गई थी। वीर ने उसे खोला और पढ़ना शुरू किया। पहला पन्ना किसी और की लिखावट में था। मेरा नाम चंदा है। मैं इस गांव की हूं, लेकिन यह गांव मेरा नहीं। वीर का दिल धक से रह गया। उसने पन्ने पलटे। डायरी में चंदा ने अपनी जिंदगी के कुछ पल लिखे थे। बचपन में गांव वालों का तिरस्कार, स्कूल में सहपाठियों की हंसी और मां बाप का उसे घर से निकाल देना। एक जगह लिखा था, मैं न औरत हूं न मर्द, मैं सिर्फ चंदा हूं, लेकिन यह गांव मुझे इंसान भी नहीं मानता। वीर की आंखें नम हो गईं। उसने डायरी को सीने से लगाया और सोचा कि चंदा ने कितना दर्द झेला होगा। उस रात जब वह अपनी किताब पढ़ रहा था, फिर से वही आवाज आई, रोने की, सिसकने की। इस बार वीर डरा नहीं। उसने टॉर्च उठाई और सीधे आंगन की ओर गया। चाँद की रोशनी में वही परछाई खड़ी थी। उसकी आंखें अब भी पीड़ा से भरी थी, लेकिन उनमें एक अजीब सी उम्मीद भी थी। वीर ने साहस जुटाकर कहा, चंदा, मैंने तुम्हारी डायरी पढ़ी। मैं तुम्हारी कहानी जानना चाहता हूं। बताओ, तुम्हें क्या हुआ? परछाई ने एक गहरी सांस ली, मानो सालों का बोझ हल्का हो रहा हो। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन साफ। मैं इस गांव में पैदा हुई थी वीर, लेकिन मेरी पहचान मेरे लिए अभिशाप बन गई। मैं किन्नर थी, और इस गांव ने मुझे कभी स्वीकार नहीं किया। मेरे माँ बाप ने मुझे छोड़ दिया। स्कूल में बच्चों ने मेरा मजाक उड़ाया। मंदिर में मुझे भगवान के पास जाने से रोका गया। मैंने नौकरी की कोशिश की, लेकिन हर जगह अपमान ही मिला। चंदा की आवाज में कामपन था। आखिरी बार मैंने इस हवेली में आश्रय लिया। तुम्हारे दादाजी ने मुझे यहां रहने दिया था। वह इकलौते इंसान थे जिन्होंने मुझे इंसान समझा, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद मैं अकेली पड़ गई। एक रात जब मैं टूट चुकी थी, मैंने यहीं अपनी जान दे दी। वीर का गला रूंध गया। उसने पूछा, लेकिन तुम अब भी यहां क्यों हो? चंदा ने जवाब दिया, क्योंकि मेरी कहानी अधूरी है। मैं चाहती हूं कि कोई मेरी पीड़ा सुने, कोई मेरे दर्द को समझे। मैं चाहती हूं कि यह गांव बदले, ताकि कोई और मेरी तरह न भटके। वीर ने सिर हिलाया। मैं तुम्हारी कहानी सुनूंगा चंदा, और मैं वादा करता हूं, मैं इसे गांव तक ले जाऊंगा। चंदा की परछाई ने हल्के से सिर झुकाया और फिर वह धीरे धीरे गायब हो गई। वीर अकेला खड़ा रहा, लेकिन अब उसके मन में डर नहीं, एक मकसद था। उसने डायरी में लिखा, चंदा की कहानी मेरी जिम्मेदारी है। यह गांव उसे भूल गया, लेकिन मैं उसे इंसाफ दिलाऊंगा। अगले दिन वीर ने गांव के स्कूल के प्रधानाचार्य से मिलने का फैसला किया। वह चाहता था कि चंदा की कहानी को एक नाटक के जरिए लोगों तक पहुंचाया जाए, लेकिन उसे पता था कि गांव की रूढ़ियां आसानी से नहीं टूटेंगी। रमेश ने उसे फिर चेतावनी दी, वीर, तू आग से खेल रहा है। गांव वाले ऐसी बातें पसंद नहीं करेंगे। लेकिन वीर ने जवाब दिया, रमेश, अगर हम डरते रहे तो कुछ नहीं बदलेगा। चंदा को इंसाफ चाहिए, और मैं उसे दूंगा। उस रात जब वह हवेली में सोने की तैयारी कर रहा था, उसे फिर से चंदा की आवाज सुनाई दी। इस बार वह सिर्फ इतना बोली, धन्यवाद वीर, तुमने मेरी बात सुनी। वीर ने अंधेरे में जवाब दिया, यह शुरुआत है चंदा। मैं तुम्हारी कहानी को इस गांव की हर आत्मा तक पहुंचाऊंगा। हवेली की दीवारें चुप थीं, लेकिन कहीं ना कहीं चंदा की आत्मा को सुकून मिल रहा था। वीर की आंखें सुबह की रोशनी में खुलीं, लेकिन उसका मन अभी भी चंदा की कहानी में उलझा था। हवेली की दीवारें सूरज की किरणों में थोड़ी कम डरावनी लग रही थीं, लेकिन रात की बातचीत ने उसके दिल में एक भारीपन छोड़ दिया था। उसने बिस्तर से उठकर चाय की केतली चढ़ाई और अपनी डायरी खोली। उसने लिखा, चंदा की कहानी सिर्फ उसकी नहीं, इस गांव की सच्चाई है। अगर मैं इसे लोगों तक नहीं पहुंचाया, तो शायद मैं भी इस गांव की तरह चुप रहूंगा। चाय का पहला घूंट लेते ही उसने फैसला किया कि आज वह चंदा की डायरी को और गहराई से पढ़ेगा और गांव वालों से उसकी जिंदगी के बारे में और जानने की कोशिश करेगा। उसने चंदा की डायरी फिर से खोली।
पन्नों पर लिखी उसकी बातें अधूरी थी, जैसे वह हर बार लिखते हुए टूट जाती हो। एक जगह लिखा था, राधा मेरी इकलौती दोस्त थी। उसने मुझे कभी जज नहीं किया, लेकिन जब वह गांव छोड़कर गई, मैं पूरी तरह अकेली हो गई। वीर ने सोचा, राधा कौन थी? क्या वह अभी भी जीवित है? डायरी में और भी बातें थीं। चंदा की मां का उसे घर से निकालना, गांव के मंदिर में पुजारी का उसे अपमानित करना, और एक बार जब उसने नौकरी के लिए पास के शहर में कोशिश की, तो वहां भी उसे सिर्फ हंसी और ताने मिले। आखिरी पन्ने पर लिखा था, यह हवेली मेरी आखिरी पनाह थी। यहां मुझे कोई नहीं डांटता, लेकिन अब मैं थक गई हूं। शायद इस दुनिया में मेरे लिए जगह ही नहीं है।